अध्याय 7 को देखते हैं क्लास 10th साइंस से, नियंत्रण एवं समन्वय। पिछली अध्याय में हमने सजीवों के अनुरक्षण अथवा रखरखाव कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। हमने यह इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में यह इस तरह की कुछ जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकरण ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण एवं समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। 7.1 जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है, जिसके विषय में हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण में से सभी सूचनाओं का पता कुछ तांत्रिक कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रिया क्या है? ये ग्राही क्या होती है? हमारी ज्ञानेंद्रिया में स्थित होती हैं, जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिकाकृत सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है, चित्र 7.1a, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग को पैदा करती हैं। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सॉन में प्रवेश हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। ये रसायन रिक्त स्थान अर्थात सिनेप्स अर्थात सिनेप्टिक दरार को पार अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा सामान्य योजना है। इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथ अर्थात सिनेप्स अंततः ऐसे आवेग की तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं का या ग्रंथि तक ले जाता है। तो अभी चित्र में भी हम लोग इसे देखेंगे। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत कर देता है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के उसका नर्व एंड जुड़ा होता है, जिससे जो है सूचनाओं का ट्रांसफर होता है। चित्र 7.1a को देखिए। तो 7 अभी देखेंगे। इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए जहां सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं अर्थात उत्पन्न होती है, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, तथा जहां इन आवेगों का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे यह आगे संचरित हो सके। तो यहाँ पर आपको एक द्रुमिका दिखाई गई है। ये द्रुमिका क्या होती है? किसी भी जो तंत्रिका तंत्र होता है या न्यूरॉन होता है, उसका अंतिम सिरा होता है। ये क्या करता है? यहाँ पर आपके पास बहुत सारी जो है क्या नाम है ज्ञानेंद्रियां हैं या फिर ग्राही हैं, जिसके थ्रू ये सूचनाओं को क्या करती है? ग्रहण करती है। सूचनाओं को ये ग्रहण करती है। किसी भी तंत्रिका की ये द्रुमिका है, अर्थात ये क्या करती है? इसका काम क्या चीज़ है? जो भी आपके पास ग्राही हैं, चाहे वो नाक हो, आँख हो, कान हो, जो रिसेप्टर्स लगे हुए, उससे सूचना को ग्रहण करती है। और उसके बाद इस जगह पर इसके दो भाग हैं। एक आपके पास इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस, और दूसरे नंबर पर कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर क्या होता है? द्रुमिका के थ्रू जो है सूचना आपके पास यहाँ पर आती है। कहाँ पर आती है? कोशिकाएं में आती है। यहाँ पर केंद्रक और कोशिकाएं हैं। तो इस जगह पर जो है ये सूचना का एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है अर्थात इलेक्ट्रिक इम्पल्स डेवलप होती है। और उसके बाद वो तंत्रिकाक्ष से होते हुए एक तंत्रिकाक्ष दूसरे तंत्रिकाक्ष से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग गैप या फिर सिनेप्स कहते हैं। और ये बढ़ता हुआ इसी प्रकार से आगे की तरफ सूचना बढ़ती है और इस प्रकार से एक और न्यूरॉन फिर इसमें आकर के जुड़ जाता है। ये किसी भी तंत्रिका का अंतिम सिरा है। इससे वो जुड़ जाता है और सूचना इस प्रकार से जो है ट्रांसफ़र होती है और आखिरी में जाकर के इसे मस्तिष्क में भेज दिया जाता है, जहाँ पर से इसका फिर क्रियान्वयन किया जाता है। आइए आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए आपको जो है किस प्रकार से ये आपके पास जो न्यूरॉन सिस्टम है वो तंत्रिका पेश की संधि से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं आपस में। और ये तंत्रिकाक्ष है, ये पेशी फाइबर आपको दिखाया गया और कोशिका दिखाई गई, यहाँ पर से जुड़े होते हैं। यहाँ पर से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपकी माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया गया इस जगह पर। तो आपके पास फर्स्ट नंबर पे हमने जब पढ़ा था वो तंत्रिका कोशिका का चित्र था। अभी जो हम लोग पढ़ के तंत्रिका पेशी संधि है। पेशी संधि का मतलब किस जगह पर ये जो है पेशी की संधि जो है आपस में तंत्रिका तंत्र से ये एडजस्टमेंट है, ये जुड़ी हुई है। पर देखिए क्रियाकलाप 7.1 दर्शाया गया। कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है। अपनी नाक को अंगूठा और तर्जनी उंगली से दबाकर नाक बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या कोई अंतर आए। खाना खाते समय उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या आप उसे खाने का पूरा स्वाद ले पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं ले पाते, क्योंकि जब हमें जुकाम वगैरह हो जाती है फिर कुछ जाता है, हमें तो उसका स्वाद पूर्ण रूप से नहीं मिलता। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो आप सोचते होंगे कि यह क्या होता है। इस तरह के अन्य जानने के लिए और उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए और चर्चा करिए। जब जुकाम हो जाता है तब क्या आप इसी तरह की स्थिति का सामना करते हैं? 7.1.1 प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है? पर्यावरण में किसी भी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक कोई क्रिया की चर्चा करते हैं। बहुधा प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आग की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस प्रकार की बातों को हम लोग करते हैं। या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह से पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों के सामान्य विचार आता है कि जो कुछ हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर फिर से विचार करते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। आग की लपट को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दूराग्राही तथा खतरनाक स्थिति है। हम आपके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि है कि हम विचार करें कि हमें आघात पहुंच सकती है और इसीलिए हमें अपना हाथ हटा लेना चाहिए। तब यह आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका अवयव को इस सूचना की उस ओर भेजा जाता है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के अवयव उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल प्रक्रिया है, अतः यह बहुत ही तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाओं की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य है। यदि यह वस्तु स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। यह खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है तथा शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करके तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह यह संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों की गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हम किसी गर्म वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। हम जलन महसूस कर सकते हैं। शरीर की डिजाइन का इस तरीके से समस्या का हल कर सकती है। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए तो पेशियों को गति कराती हैं, तो जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गमन मतलब उसके अपोजिट में करने की क्रिया को करने का कार्य करता है, वह अति शीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंध को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रतिवर्ती चाप वर्ड आया है, इसी को भी हम डिटेल से समझने जा रहे हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या है? जब भी कोई क्रिया होती है तो उसके बिना सोचे हुए जब तुरंत एक्शन हो जाता है मस्तिष्क में सूचना पहुँचने से पहले, तो इसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसको चित्र 7.2 में दर्शाया गया है। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप के संबंध को आगम तंत्रिका तथा निर्गम तंत्रिका के मध्य कहाँ होना है? सबसे पहले उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वे एक दूसरे से की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल
से मिलती हैं। तो जाहिर है कि वो जो मार्ग है एक बंडल है जहाँ पर मेरुरज्जु में पहले सूचना जाती है, उसके बाद मस्तिष्क में जाती है। प्रतिवर्ती चाप इसी मेरुरज्जु में बनते हैं। यदि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती हैं तो अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसीलिए विकसित हुए हैं क्योंकि इनके मस्तिष्क की सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के लिए भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है प्रतिवर्ती चाप का। तो इस जगह पर आपके हाथ में जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने ऊष्मा, सर्दी या फिर त्वचाग्राही जो है उसने क्या करा, सूचना को ग्रहण किया। ये सूचना आपकी इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है, संवेदी तंत्रिका सूचना के थ्रू उसको लेकर के जाया जा रहा है। और ये सूचना आपकी इस तरीके से चलती हुई ये आपके पास कहाँ पर पहुँचती है, आपके पास जो है क्या नाम है, ये सूचना प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका तक पहुँचती है। अर्थात यहाँ पर से होती हुई सूचना ट्रांसफ़र होती हुई आपके पास ये सूचना सबसे पहले जो जा कर के मिल रही है तो कहाँ पर, मेरुरज्जु के पास मिल रही है। तो मेरुरज्जु क्या करेगा, यहाँ पर से आदेश करेगा किसको, सूचना को प्रसारित करेगा प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका के थ्रू प्रसारित करेगा। और उसके बाद ये आदेश देगा किसको, ये आदेश देगा जो है क्या नाम है, कार्य कर भुजा में जो पेशी होती है जो उस कार्य को करेगी उसे आदेश देगा वो कि हटा ले। उसके बाद ये सूचना मेरुरज्जु से बाद में हाथ हटने के बाद, तो ये देखिए एक प्रकार की स्थिति जो दिखाई दे रही है आपको, एक चाप जैसी दिखाई दे रही है। इस तरीके से जो आप लोग वहाँ पर एक चाप लगाते हैं इस प्रकार की स्थिति है वो, ठीक है। तो इसी वजह से इसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं कि एक्शन हुआ, अर्थात सूचना ट्रांसफर हुई, क्योंकि आपके हाथ जल रहे थे। तो इस प्रकार से जो है क्या नाम है, मेरुरज्जु से सूचना ट्रांसफर हुई। और ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, कहाँ भेज दीजिए, मस्तिष्क के लिए संदेश को ट्रांसफ़र कर दीजिए। बाद में मस्तिष्क उसे मैच करता है, फिर उस सूचना को ट्रांसफ़र करता है। 1.2 मानव मस्तिष्क। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं है। क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी कोशिका है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती। सोचने से अधिक जटिल क्रिया विधि या तंत्रिका संबंधन है। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित है, स्थित है, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तालमेल बनाता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके पास मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये याद रखना है कि दोनों के केंद्रीय तंत्रिका ये शरीर के सभी भागों में सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं, अर्थात उसमें मेल मिलान होता है, जो भी कार्य होता है उसको किया जाता है वहाँ पर। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, लिखना, बात करना, एक कुर्सी पर घूमना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि अच्छी क्रियाओं के उदाहरण है जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित होती है। मस्तिष्क को भी अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये आपका जो है मध्य मस्तिष्क का भाग है, और ये आपके पास पीछे के मस्तिष्क का भाग है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आपके पास हाइपोथैलेमस दिखाया गया है। इस जगह पर जो मध्य मस्तिष्क के भागों में आता है, पीयूष ग्रंथि को यहाँ पर दिखाया गया है। और पश्च मस्तिष्क जो इसमें 3 भागों को दर्शाया गया, पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क। और मेरुरज्जु के भाग को दर्शाया गया जो आपके गर्दन स्पाइनल कॉर्ड से जो अटैच्ड है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क में जहाँ पर सोचने का कार्य होता है, जहाँ पर मैचिंग का कार्य होता है, वो अग्र भाग है। इसमें विभिन्न ग्राही से लेकर, ग्राही आप लोगों को बता रखा है, सूंघने, पढ़ने, देखने, सुनने की जो क्षमता है, वहाँ पर आवेग, यहाँ पर सूचनाएं आती हैं, ठीक है। सूचनाओं को पहले क्या करेगा, रिसीव करेगा, प्राप्त करेगा। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं, मतलब इसी चीज़ के लिए बने हुए हैं। इसमें सहचार्य के क्षेत्र के पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, जहाँ इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है।
तो इस प्रकार की सूचनाएं पहले से मौजूद होती है, क्योंकि अभी एक बच्चा कोई अनजान होता है, या आप ही मान लीजिए अगर हो, तो आप अभी जो है अपने परिवार के कुछ सदस्यों से मान लीजिए परिचित नहीं हो, जैसे बुआ का लड़का हो गया, आप उसको नहीं देखा आपने कभी भी, तो आपसे अगर वो मिलता है तो आप नहीं बता सकते हो कि ये मेरी बुआ का लड़का है। लेकिन अगर आपने उसको पहले देखा हुआ है, आपको बताएगी कि आपकी बुआ का लड़का है, तो आप जब उसे दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि उसकी आकृति पहले से आपके मस्तिष्क में बनी है और आपका माइंड उसको मैच करके बता देगा कि ये आपकी बुआ का लड़का है। इसी प्रकार से बहुत से हो सकते हैं। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचना प्रेरक क्षेत्र कैसे कैसे पहुंचाया जाए। जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां, ऐच्छिक गति कौन सी होती है? जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर पाते हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, तो नियंत्रित करती है। यहाँ पर ऐच्छिक पेशी क्या करते हैं? हमारी द्वारा जैसे टांग को हिलाना, पढ़ना, लिखना, देखना, ये सभी की सभी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं तथा इसको ऐच्छिक पेशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा है? यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है। तो कैसा कैसा केंद्र है आपके यहाँ पर? भूख से संबंधित केंद्र है, जो अग्र मस्तिष्क में एक जिसका अलग भाग है। मानव मस्तिष्क में नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। आइए प्रतिवर्ती शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी कि जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम ना भी सोचें तब भी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्या हम श्वास लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है, जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना या वमन उल्टी होना पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेंडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। पश्चिम मस्तिष्क में क्या स्थित है? मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क ही संभव है। इसको कौन कंट्रोल करता है? किसको? सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना। तो ये आपके पास पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है अनुमस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क का भाग ये मेडुला। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों पूछा जाता है पश्चिम मस्तिष्क के भाग में, तो दोनों की दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो दोनों और काम भी करता है, एक परिशुद्धि करता है, शरीर को शुद्ध करता है, दूसरे नंबर पर संस्थिति तथा संतुलन। ये तीनों की तीनों काम जो है आपके पास पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि हम इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं और ये सभी घटनाएं काम करना बंद कर दे तो क्या हो? 7.1.3 ये ऊतक रक्षित कैसे होते हैं? मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानीपूर्वक रक्षा भी होनी चाहिए। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है हड्डियों का एक बॉक्स बना हुआ है, जिसके अंदर क्या होता है? स्थित होता है। किसके अंदर? हड्डियों के बॉक्स में हमारा मस्तिष्क रखा हुआ है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, मतलब पूरा का पूरा इसके अंदर तरल भरा हुआ है। उस तरल पूरित गुब्बारे में आपका मस्तिष्क पैक है, जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है।
प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। इसका मतलब है कि अगर उस पर कोई आघात किया जाता है तो उसके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि उसको उस पर असर कम पड़ता है बहुत। यदि आप अपने हाथ को कमर के मध्य के नीचे ले जाएं तो आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। ये कशेरुकी की दंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तो मेरुरज्जु की रक्षा कौन सी करती है? तो कशेरुकी कह सकते हैं या फिर रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप। तो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। 7.1.4 तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। अब तक हम तंत्रिका ऊतक की चर्चा कर रहे थे। यह कैसे सूचना एकत्र करता है? इन्हें शरीर में भेजता है, भोजन नहीं भेजता है। सूचनाओं की को संसाधित करता है। यहाँ पर से मतलब सूचनाएं भेजता है, संसाधित करता है और एकत्रित करता है। सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है। तो इसके काम क्या क्या चीज़ें? सूचनाओं को भेजना, उसको एकत्रित करना और उसके बाद उस पर उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेना और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को संवाहित करना कि जो पेशी इसके लिए जिम्मेदार है उस तक ये सूचना को भेजना और उससे कार्य करना। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होती है तो पेशी ऊतक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी की गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिका स्तर पर गति के लिए सबसे सरल साधारण है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती हैं। तो पेशी कोशिकाएं कैसे गति करती हैं? तो वो अपनी आकृति को चेंज कर लेती हैं। क्या कर लेती है? अपनी आकृति को चेंज कर लेती हैं। अतः आगामी प्रश्न कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं, इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। कोशिका के अंदर जो भरे हुए अवयव हैं उनमें उन्हीं के द्वारा ऐसा होता है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन, जो उनकी आकृति अथवा अवस्था दोनों को ही बदल देते हैं। कोशिका में यह की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब यह घटना होती है तो इन प्रोटोनों की एक नई व्यवस्था और नई आकृति देती है। तो पेशी क्या करती है? नई आकृति को प्रदान करती है, प्रोटीन जो होते। स्मरण कीजिए कि जब हमने कक्षा 9th में पेशी ऊतक की चर्चा की थी तब भिन्न प्रकार की पेशियाँ जैसे ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, अब तक हमने जो चर्चा की है इसके आधार पर आपके विचार में इनमें क्या अंतर हो सकता है? तो कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। 7.2 पादपों में समन्वय। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए जंतुओं में तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही पेशियाँ। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करती हैं? कि जबकि ऐसा कुछ भी हमें किसके अंदर, ऐसा हमें पादपों के अंदर तो नहीं दिखाई देता और ना पादपों में तंत्रिका तंत्र होता है, ना ही पेशियाँ होती हैं। तो फिर वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उद्दीपन शब्द से क्या तात्पर्य है? तो अभी इसमें भी बताया गया है। तो उद्दीपन क्या होता है? आपके पास किसी चीज़ के कारण कुछ होना। जैसे बिल्ली को भूख लगी होगी, इस वजह से चूहे के पीछे दौड़ी होगी। तो उद्दीपन का मतलब होता है किसी चीज़ के होने से कुछ होना। जैसे हम लोग मिठाई की दुकान पर खड़े हों तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है। तो पानी क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने उस मिठाई को देखा। उद्दीपन का काम कौन करे? मिठाई। जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियां छूते हैं तो वे मुड़ना आरंभ कर देती हैं तथा नीचे झुक जाते हैं। जब एक बीज अंकुरित होता है तो जड़ें नीचे की ओर जाती हैं तथा तना ऊपर की ओर जाता है। जानते हो क्या होता है? छुई मुई की पत्तियां स्पर्श की अनुक्रिया से बहुत तेजी से गति करती हैं। किससे गति करती हैं? स्पर्श की अनुक्रिया से। इस गति में वृद्धि कोई संबंध नहीं रखती थी। यहाँ पर वृद्धि का कोई मायने नहीं है। दूसरी ओर नवोद्भिद, इसका मतलब होता है जो नया पौधा डेवलप हो रहा है, नए बीज से जो अंकुरित हो रहा है, कि दिशा गति वृद्धि के कारण होती है। यहाँ पर वृद्धि है, यहाँ पर आपके पास वृद्धि है। तो यदि इसकी वृद्धि को किसी प्रकार रोक दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित करेगा। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियाँ प्रदर्शित करते हैं। एक वृद्धि पर आश्रित, इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए, और एक दूसरी वृद्धि से मुक्त।
आपको यहाँ पर एक छुई मुई का पौधा दिखाया गया है। तो पहले ये पौधा इस प्रकार से था और जैसे ही आपने छुआ तो इसकी देखिए पत्तियाँ जो थी वो नीचे की तरफ झुकने लग गई हैं। तो जाहिर है कि इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हुआ कि किसी ने उसको छुआ है, जबकि ना तो इसके अंदर तंत्रिका तंत्र है और ना ही जो है क्या नाम है तंत्रिका तंत्र है, तो किस प्रकार से इसको सूचनाएं प्राप्त, ना ही पेशियां हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार होता है। 7.2.1 उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। आइए पहले प्रकार की गति पर विचार करते हैं, जैसे छुई मुई के पौधे की गति। क्योंकि यह वृद्धि से संबंधित नहीं है, पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में गति करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई तंत्रिका उत्तक नहीं है और ना ही कोई पेशी उत्तक है। फिर भी पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती हैं। यदि हम विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधे के लिए किस भाग में गति होती है, तो यह आभासी है कि स्पर्श वाला बिंदु तथा गति वाला बिंदु दोनों भिन्न है। अतः स्पर्श होने की सूचना संचारित होनी चाहिए, मतलब जानी चाहिए। पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग भी करता है, लेकिन जंतुओं की तरह पादपों में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होते हैं। अंत में जंतुओं की तरह गति करने के लिए कुछ कोशिकाओं को अपनी आकृति बदल लेनी चाहिए। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तरह विशिष्टकृत प्रोटीन तो नहीं होते हैं, अपितु वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेते हैं। परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उनका आकार बदल जाता है। 7.2.2 वृद्धि के कारण गति। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं। मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है। जब ये किसी आधार के स्पर्श में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीव्रता से वृद्धि नहीं। तो देखिए प्रतान क्या होता है, मान लीजिए कोई पेड़ है या फिर कोई चीज़ और है और इस जगह पर आपके पास जो बेल, सेम की बेल होती है जो इस प्रकार से बढ़ती है, तो इसके अंदर इस प्रकार से जो है आकृति की जो है वो इसके अंदर प्रतान निकलती है, उसी को प्रतान बोला जा रहा है। यहाँ पर ये क्या करती है, इससे चिपक जाती है, इससे जो है सहारा प्रदान करती है और इसकी सहायता से ऊपर बढ़ती है। तो ये वाले भाग इसके नहीं बढ़ते, बल्कि इसका भाग कौन सा बढ़ रहा है, ये वाले भाग इसका लगातार बढ़ता रहता है। यहाँ पर देखिए जितना प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर है, वस्तु से दूर कौन सा भाग है, ये वाला। इस कारण प्रतान वस्तु के चारों ओर जकड़ लेता है। प्रतान क्या करता है, ये तो जकड़ लेगा, इसको जकड़ लेगा। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। क्योंकि यह वृद्धि दिशिक है, दिशिक का मतलब दिशा के रूप में है, इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है। आइए इस प्रकार की गति को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 7.2 एक शंकु फ्लास्क को जल से भर लीजिए। फ्लास्क की ग्रीवा को तार के जाल से ढक दीजिए। एक ताज़ा छोटा सेम का पौधा तार की जाली पर इस प्रकार रख दीजिए कि उसकी जड़ें जल से भीगी रहें। एक ओर से खुला हुआ गत्ते का एक बॉक्स लीजिए। फ्लास्क को बॉक्स में इस प्रकार से रखिए कि बॉक्स की खुली साइड खिड़की की ओर हो जहां प्रकाश आ रहा है, जैसा चित्र 7.5 में दर्शाया गया है। ये दोनों 3 दिन बाद आप देखेंगे कि प्रारोह प्रकाश की ओर झुक जाता है तथा जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती हैं। तो देखिए प्रारोह इस भाग को बोलते हैं। तो प्रारोह की डायरेक्शन क्या है, जहाँ पर सन की डायरेक्शन है। और उसके बाद इसका नीचे वाला जो भाग है, जिसे आप नीचे वाला भाग देखिए, तो नीचे वाला भाग आपका नीचे की तरफ जा रहा है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रहा है, गुरुत्वीय की तरफ जा रहा है। तो वो इसी दिशा में क्यों झुका है, तो इसका मतलब है कि प्रकाश की दिशा में क्यों झुका। किसका मतलब, उद्दीपन क्या है, प्रकाश ने इसे अपनी तरफ आकर्षित किया है। अब फ्लास्क को इस प्रकार घुमाइए कि प्रारोह प्रकाश से दूर हो जाए, कि प्रारोह प्रकाश तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाए। इसे इस अवस्था में कुछ दिन के लिए विक्षोभ रहित छोड़ दीजिए। क्या प्रारोह और
जड़ के पुराने भाग ने दिशा बदल दी है? क्या अंतर नई वृद्धि की दिशा में है? इस क्रियाकलाप से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? तो देखिए क्या नाम है, यहाँ पर आपको ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाया गया है, मतलब वो नीचे की जगह पर ऊपर दिखाया गया है, और धनात्मक गुरुत्वानुवर्त दिखाया गया है जो उसी दिशा में है जिधर पृथ्वी खींच रही है। प्रेरण जैसे प्रकाश गुरुत्व पादप को वृद्धि के वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, पौधे की दिशा को अपनी ओर परिवर्तित कर देते हैं। ये दिशिक दिशिक कहिए फिर अनुवर्तन गति या उद्दीपन की ओर, जिधर से कोई चीज़ हो रहा है, मैंने पहले बताया था उद्दीपन, इससे विपरीत दिशा में हो सकती है। दोनों दिशाओं में, इसकी दिशा में और इसकी विपरीत दिशा में हो सकती है। अतः इन दो भिन्न प्रकार की, जैसे प्रकाश की तरफ था तो उसे हम प्रकाश अनुवर्तन कहेंगे, गति कहेंगे, में प्रारोह प्रकाश की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है, तथा जड़ इसे दूर मुड़कर अनुक्रिया करती है। यह पादप कैसे करता है? पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्त दिखाते हैं। एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्रारोह प्राय ऊपर की ओर पृथ्वी से दूर वृद्धि करता है। यह प्रारोह तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगमी ऊपर की ओर, अधोगमी नीचे की ओर, दो वर्ड आ रखे हैं, ऊपरीगामी और अधोगामी। ऊपरीगामी ऊपर की तरफ, अधोगामी नीचे की तरफ। पृथ्वी या फिर गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निस्संदेह गुरुत्वानुवर्त है। जाहिर है कि पृथ्वी अपने ओर खींचे या फिर गुरुत्व से अपनी ओर खींचे, गुरुत्वानुवर्त है। जैसा चित्र 7.6 में दर्शाया, जब भी हम लोगों ने गमले को देखा था। यदि जल का अर्थ पानी है तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ है, तो इस अभिक्रिया में हम लोग उसको जलानुवर्तन कहेंगे। जलानुवर्तन कहेंगे क्योंकि जल के कारण या पानी के कारण कोई रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ जो है बन रहा है, तो इस वजह से इसको तो हम लोग जलानुवर्तन कह रहे हैं। रसायन अनुवर्तन का अर्थ होता है क्या हम किसी प्रकार के दिशिक वृद्धि के लिए उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं। रसानुवर्तन एक उदाहरण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना है। तो इसे हम लोग 8 चैप्टर में देखेंगे, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी जीवों में जनन प्रक्रम अध्ययन करते समय करेंगे, अर्थात 8 चैप्टर आपका। आइए एक बार हम फिर विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती है। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। तो किसकी मंद होती है? पुष्पों की गति। पादप में की वृद्धि संबंधित गतिविधियां भी मंद होती है। जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा और अंगुलियां यात्री न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती हैं। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचारण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी हैं। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेती है। तो दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित है और न ही संचारित होता है, मतलब लगातार की बात कर रहा है। इसमें कोई अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिका के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के लिए अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एवं रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर देते हैं तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हो तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं को अभिज्ञान
करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तथा इसे अपरिवर्तित तथा स्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोश के जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविधता पादप हार्मोन वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। क्रियाकलाप 7.2 जब वृद्धि करता पादप प्रकाश की ओर सूचित होता है या डिटेक्ट होता है, एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, यह प्रारोह के अग्रभाग अर्थात टिप में उपस्थित होता है। तो इस हार्मोन को कन्फर्म याद कर लेना है। इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? किसी भी पौधे के अग्रभाग पर, टिप पर प्रेजेंट होगा और ये संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई को वृद्धि में सहायक होता है। तो इसका काम क्या है? वृद्धि। मैंने बोला इसे वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। जब पादप पर एक और ये प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर प्रारोह की छाया वाले भाग में आ जाता है। तो कहाँ आ जाता है? छाया वाले भाग में। प्रारोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई वृद्धि के लिए उद्दीपन करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता है तथा मुड़ता हुआ दिखाई देता है। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिबरेलिन है, जो ऑक्सीन की तरह से तने की वृद्धि में सहायता होता है, लेकिन ये तने की वृद्धि को बताता है। साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन को प्रेरित करता है। तो चारों प्रकार 4 हार्मोन होंगे, उनको याद रखना है। अभी तो 3 आपको होता है, चौथा भी आने वाला है। और इसीलिए उन क्षेत्रों में जहाँ प्रकाश विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं। लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। तो इसके लिए आपके पास आ गया ना, एब्सिक अम्ल वृद्धि का संदमन वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। तो ये भी हार्मोन है। तो पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। तो इसके कारण क्या होता है? पत्तियां आपकी मुरझा जाती हैं। तो 4 प्रकार के आपके हार्मोन आए: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। तो ये चारों प्रकार के आपके हार्मोन है, इन्हें याद कर लें। 7.3 जंतुओं में हार्मोन। ये रसायन या हार्मोन जंतु में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं? कुछ जंतु जैसे गिलहरी को ले लीजिए, जब वे विषम परिस्थितियों में होती हैं तो ये क्या महसूस करती है? अपने शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर के ये कार्य करेंगी। यद्यपि लड़ना या दौड़ना 2 एकांतर क्रियाएं हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती हैं। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। आवश्यक परिवर्तित परिसर वृहत हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन, यही होता है मेन कारण, द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों को शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र 7.7 देखिए। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में प्रवाहित स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है और परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र त्वचा में रुधिर की आपूर्ति को कम कर देता है
तो जाहिर है कि जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये ऐसी स्थिति में ज़्यादा वर्क करता है जब मान लीजिए हम किसी से लड़ रहे हों या फिर भागने का काम कर रहे हों। तो हमारी पेशियों को किस चीज़ की आवश्यकता है? अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये एड्रेनलिन हमारे ब्लड के अंदर मिल जाएगा और हमारे हार्ट तक पहुंच जाएगा और हमारी हार्ट की गति को तेज़ बना देगा, जिससे ऑक्सीजन हम बार बार लेंगे, जिससे हमारे अंदर जो भोजन है वो जो है श्वसन क्रिया के द्वारा टूटेगा और हमें अधिक मात्रा में ग्लूकोज या फिर एनर्जी प्राप्त होगी। स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा में हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। क्लाब 7.3 चित्र 7.7 में चित्र में दर्शाई गई अंतःस्रावी ग्रंथियों की पहचान करें। इनमें से कुछ ग्रंथियों को पुस्तक में वर्णित किया गया है। पुस्तकालय में पुस्तकों की सहायता से एवं अध्यापकों की सहायता से चर्चा करें। 7 पॉइंट और सारणी में सूचीबद्ध अन्य ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और देखिए आपको पीनियल ग्रंथि दिखाई गई है, पीयूष ग्रंथि दिखाई गई है, हाइपोथैलेमस दिखाया गया है, आउटू ग्रंथि दिखाई गई है, प्रावुट ग्रंथि दिखाई गई है, थाइमस ग्रंथि। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर भी होती है सब चीज़ें। तो इस प्रकार की ग्रंथियों का अग्नाशय जो आप लोगों ने अभी 6 चैप्टर में पढ़ा है। अधिवृक्क ग्रंथि दिखाई गई है। तो बहुत सारी ग्रंथि आपको दिखाई गई है। कि पादपों में हार्मोन जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा है, लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरणों के लिए पादप अपने शरीरों पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते। हमारे शरीर की भी कल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित होती है। यह समझने के लिए समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायक होते हैं, आइए कुछ उदाहरणों की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट में हम सबने देखा है कि आयोडीन या युक्त नमक या फिर आयोडीन से संवर्धित हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आउटी ग्रंथि को हमारी जो आउटू ग्रंथि है जो आपको चित्र में दिखाया गया है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो किस चीज़ को बनाने के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपाचय का मतलब उसको पचाने का काम हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो जाती है तो यह संभावना है कि हम गोइटर से ग्रसित हो जाए, अर्थात घेंगा रोग से। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। गर्दन का फूल जाना। क्या आप इसे चित्र 7.6 में ऑटो ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं? कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बौने होते हैं, बहुत अधिक लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि एक ऐसे होता है पीयूसी जो आपकी पीयूष ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि के कारण ही आपके पास बौने या फिर लंबे के स्रावित होने वाले हार्मोन में एक वृद्धि हार्मोन होता है। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन का कारण बन जाता है। जब आपके दोस्तों की आयु 10 से 12 वर्ष होगी तो आपने अपने को और उनके अंदर कई नाटकीय अंतर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंध है क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा मादा में एस्ट्रोजन या फिर एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये हार्मोन उत्पन्न होते हैं। परिवार दोस्तों से किसी को भी जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी है क्योंकि ये मधुमेह रोग की किसी रोगी हैं। उपचार के रूप में इंसुलिन का इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें मधुमेह जिसे आप डायबिटीज़ इंग्लिश में कहते हैं उसके उपचार के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। यह एक हार्मोन है जिसका निस्सुत्पादन अग्नाशय में होता है। तो कहाँ पर होता है इसका उत्पादन? आपका अग्नाशय में होता है। कौन से वाले हार्मोन का? आपके पास जो है क्या नाम है,
शर्करा को नियंत्रित करने वाला है और जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। यह उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है और कई हानिकारक कारण बनता है। यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रवण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए। हमें एक क्रियाकलाप की आवश्यकता है जिससे यह किया जा सके। स्रावित होने वाला हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो इसे अग्नाशय की कोशिका संसूचित कर देती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित होता है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रवण कम। क्रियाकलाप 7.4 हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में दिए गए कार्यों के आधार पर सारणी 7.1 को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आपको वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि जिसे प्यूटरी या फिर सभी अंगों में वृद्धि करता है। सेकंड नंबर पे थायराइड ग्रंथि है जो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है तथा इंसुलिन है जो शर्करा रक्त में शर्करा स्तर को नियमन करता है तथा टेस्टोस्टेरोन जो वृषण पुरुषों के अंदर तथा स्त्रियों के अंदर अंडाशय मादा लैंगिक जननों का विकास हुआ है। मासिक चक्र नियंत्रण करता है। एड्रिनल ग्लैंड है। मोचक हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। तो ये चैप्टर इसी के संग आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद मैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डालने वाला हूँ तो आप उसको ज़रूर देखिए।